नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस टू एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगामी जो होने वाली परीक्षाएं हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी या इसके अलावा जो भी परीक्षाएँ हैं, सबके लिए दोस्तों यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी से संबंधित मैंने उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना आगामी होने वाली परीक्षा में है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों कोई भी वीडियो परीक्षा से संबंधित जब भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो इसका उत्तर होगा कैप्सूल का जो आवरण है वह स्टार्च का बना होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका उत्तर होगा ग्लूकोज नामक जो शर्करा होती है वह शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह कहाँ पे होता है? तो इसका उत्तर होगा मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो पुनः संग्रह होता है वह होता है ग्लाइकोजेन में। अगला प्रश्न है, एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो इसका उत्तर होगा एथलीट को कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए जो प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका उत्तर होगा शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वह प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो मूल रूप से है एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा एंजाइम। एंजाइम जो है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, एल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस भाग में उपस्थित रहता है? तो इसका उत्तर होगा त्वचा में। त्वचा में एल्फा क्रिएटिन नामक जो प्रोटीन होता है वह उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसका उत्तर होगा सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वह होती है 42%। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा जो स्रोत है वह है सोयाबीन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा कहाँ पे जमा होती है? तो इसका उत्तर होगा मानव शरीर के अंदर वसा जो है वसा ऊतक में जमा होती है। अगला प्रश्न है, ऊँट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में किस कारण से रह सकता है? तो इसका उत्तर होगा अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है? तो इसका उत्तर होगा मानव शरीर में विटामिन ए जो है यकृत में संचित रहता है। अगला प्रश्न है, थायमिन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है थायमिन है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दांतों में खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में जो है विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए फ्लोरीन नामक जो खनिज है वह आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो इसका उत्तर होगा सागरी जो खरपतवार है वह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, हड्डियों के निर्माण व संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक जो तत्व होता है वह होता है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सबसे अधिक जो आयरन है वह हरे पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा लोहा जो है इसकी कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस जो है प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए CT स्कैन नामक जो है प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
गहरी तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है, किसकी होती है? वसा की। अगला प्रश्न है, किस भारी धातु की विषाक्तता या क्रीत सिरोसिस पैदा करती है? उत्तर होगा कापर। कापर की जो है अधिकता विषाक्तता या अधिकता कहें या क्रीत सिरोसिस पैदा करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बीसीजी प्रतिरक्षण किसके लिए होता है? तो बीसीजी जो प्रतिरक्षण होता है वह टीबी के लिए होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? तो इसका उत्तर होगा गाय के दूध में जो पीला रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है? तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त जो आइसोटोप है वह है कार्बन 14। अगला प्रश्न है, पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पीत ज्वर जो है वह एडीज के द्वारा संचारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी की मात्रा बाहर हो जाती है। अगला प्रश्न है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो इसका उत्तर होगा जापानी एन्सेफलाइटिस। जापानी एन्सेफलाइटिस नामक जो बीमारी है वह नहीं होगी अगर हम सुअरों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखते हैं तो। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो इसका उत्तर होगा कोलेस्ट्रॉल एक वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। अगला प्रश्न है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो इसका उत्तर है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लघु मात्रा में पैदा करना आहार में लवण का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किस विटामिन की होती है? तो इसका उत्तर होगा गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा जो है विटामिन बी की होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो इसका उत्तर होगा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, कहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा कोयला खान में। कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का सबसे पहले पता किस देश में चला था? तो इसका उत्तर होगा दर्दनाक अस्थि रोग जो है इटाई इसका पता सबसे पहले जो है जापान में चला था। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी नामक बीमारी होती है? तो इसका उत्तर होगा वायरस। वायरस के कारण जो है हेपेटाइटिस बी नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस के कारण होने वाली प्रमुख बीमारी क्या है? तो इसका उत्तर होगा एब्सेसेमा। यह एक प्रकार की फेफड़े संबंधी बीमारी है एब्सेसेमा, जो एस्बेस्टस के कारण होने वाली प्रमुख बीमारी है। अगला प्रश्न है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग किसके कारण मरते हैं? इसका उत्तर होगा सिरोसिस नामक बीमारी के कारण। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले सिरोसिस नामक बीमारी के कारण मरते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं किसके द्वारा पैदा होता है? इसका उत्तर होगा डीएनए विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार होने के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा डेंगू बुखार होने के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितने कैलोरी की होती है? तो इसका उत्तर होगा एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की जो आवश्यकता है वह 4000 किलो कैलोरी की होती है। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसके रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर होगा जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्त दाब जो है घट जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो इसका उत्तर होगा शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वह होता है ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है, रक्त का दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसका उत्तर होगा रक्त का दाब जो है स्फिग्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है,
मानव त्वचा का रंग किसके कारण जो है सफ़ेद व काला होता है? तो इसका उत्तर होगा मानव त्वचा का रंग मेलानिन के द्वारा जो है काला व सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमर। अगला प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन कौन से हैं? तो दांतों तथा हड्डियों में जो पाए जाने वाले तत्व हैं वह हैं कैल्शियम व फास्फोरस। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम की कमी के कारण जो है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य के जीवन काल में टोटल जो है 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका उत्तर होगा बड़ी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है बड़ी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? तो इसका उत्तर होगा मानव की जो पाचन नली होती है वह लगभग 32 फीट की होती है। अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को हम लोग रेनिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ पे अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा अधिकतम पोषक तत्व छोटी आंत में जो है रक्त के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा पेट में भोजन को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका उत्तर होगा लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका उत्तर होगा पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन जो है इम्यूनो अम्ल में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, पित्तरस किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पित्तरस जो है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा सर्वप्रथम जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था हार्वे ने। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर होगा सोते समय हमारा रक्तदाब जो है घट जाता है। अगला प्रश्न है, जार्विक सेवन क्या है? तो इसका उत्तर होगा जार्विक सेवन एक प्रकार का कृत्रिम हृदय होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका उत्तर है मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा एक वयस्क में रक्त का जो औसतन आयतन होता है वह होता है 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रुधिर बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का जो रुधिर बैंक होता है उसे हम कहते हैं तिल्ली या प्लीहा। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा रक्त का जो शुद्धिकरण किया जाता है वह किडनी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो इसका उत्तर होगा हिपैरिन। हिपैरिन के कारण मानव शरीर के भीतर खून नहीं जमता। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएँ जिसे आरबीसी भी कहा जाता है किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा लाल रक्त कणिकाएँ को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ पे उत्पन्न होती हैं?
तो लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ जिसे WBC भी कहा जाता है का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर में प्रविष्ट करता है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इसका उत्तर होगा सबसे पहले जो प्रतिक्रिया करता है वो करता है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएँ। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो इसका उत्तर होगा RH फैक्टर का जो पता लगाया था वह लगाया था लैंडस्टीनर तथा बीएनर ने। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध लड़ने का होता है? तो एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य होता है वह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की दृष्टि से अनुभूत कराने का केंद्र स्थित होता है? तो इसका उत्तर होगा मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक भाग में जो है भूख लगने व भोजन की दृष्टि से अनुभूत कराने का केंद्र स्थित होता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? तो इसका उत्तर होगा मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र होता है उसे हम सेरेब्रम कहते हैं। इसी के अंदर जो है बुद्धि का केंद्र होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शारीरिक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शारीरिक क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की जो मात्रा है लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो हमारी छोड़ी हुई सांस CO2 की मात्रा है वह लगभग 4% है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा पिता के। बच्चों के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंस के थनों से दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा O2 या थायराइड। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग O2 या थायराइड कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप कहाँ पर नियंत्रित होता है? तो इसका उत्तर होगा अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका उत्तर होगा इंसुलिन जो है पेनक्रियाज के द्वारा उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का मांसपेशियों में जमा हो जाने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो इसका उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण जो है मनुष्य को थकान महसूस होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के अंगों में से कार्निया किसका भाग है? तो मानव शरीर के अंगों में से कार्निया जो है आँख का भाग होता है। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आँख के किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आइरिस। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आँख के आइरिस अंग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा होता है। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका उत्तर होगा मानव का मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है लगभग। अगला प्रश्न है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो इसका उत्तर होगा रक्त जमने में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा 140 से 180 मिलीग्राम। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है वह होता है 140 से 180 मिलीग्राम। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है दोस्तों, अधिकांश कीट जो है श्वसन कैसे करते हैं?
तो इसका उत्तर होगा अधिकांश जो कीट होते हैं वह वातक तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। इसी प्रकार से वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड करता रहूँगा, ताकि दोस्तों एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।